देखो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने 50 कमेंट्स का टारगेट दिया था और तुम लोगों ने 2 से 3 घंटे में पूरा कर लिया। मुझे लगा था कमेंट टारगेट पूरा करने के लिए शाम का एपिसोड स्किप किया तो चलेगा, लेकिन तुम लोगों ने जल्दी पूरा कर लिया, इसलिए अब टारगेट थोड़ा बढ़ाते हैं। 70 कमेंट्स का टारगेट लगाते हैं। अगर 70 कमेंट पूरे हुए तो जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस एपिसोड को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि ड्रैगन एम्पर ने टांग वुटोंग को होस्टेज बना लिया था और हुआ युहाओ के पास जहर से भरा हुआ डैगर फेंका था और उससे अपने आप को 9 बार मारने के लिए कहा था। अब आगे देखेंगे। लॉन्ग शाओयाओ हल्के से हंसा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि इस डैगर में जो पॉइजनस डार्कनेस एलिमेंट है उसे तुम्हारा अल्टीमेट आइस भी नहीं झेल सकता। और जहां तक उसकी बात है वह लाइट टाइप बॉडी रखती है। मुझे मुझे डर है कि अगर उसे यह खंजर लगा तो वह आधी जान उसी पल खो देगी। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। उसके बाद हमारा खेल शुरू होगा। कोई हाँ मत करो, तंगुतोंग चिल्लाई। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसकी बोलने की शक्ति वापस आ गई थी। हुओ युहाओ ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और धीरे से कमर झुकाकर जमीन से वह डैगर उठा लिया। वह डैगर एकदम चिकना था। उसके हिल्ट और ब्लेड के बीच कोई जोड़ दिखाई नहीं देता था, जैसे दोनों एक ही धातु के टुकड़े से गढ़े गए हों। जब उसने उसे हाथ में थामा तो डैगर बर्फ जैसा ठंडा महसूस हुआ और उसके भीतर मौजूद डार्कनेस एलिमेंट ऐसा था जो हो युहाओ को तनिक भी पसंद नहीं था। ड्रैगन एम्पर डोलुओ, क्या आप वह सब करेंगे जो आपने वादा किया है? हो युहाओ ने अपनी पीठ सीधी कर ली। हालांकि उसका चेहरा बहुत पीला था, नाक और मुंह से खून बह रहा था और वह काफी थका हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी पीठ अब भी पूरी तरह सीधी थी। वह भाले की तरह खड़ा था। जब उसने लॉन्ग शाओ की ओर देखा तो उसने उसे एल्डर कहकर संबोधित करना भी जरूरी नहीं समझा। उसके दिल में लॉन्ग शाओ की कोई इज्जत नहीं बची थी। लॉन्ग शाओ मुस्कुराया और बोला, मेरी पहचान के हिसाब से क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे जैसे किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत है? हुआ ठंडी हंसी हंसा। तुम्हारी पहचान के हिसाब से तुम एक लड़की को धमकी देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? ये मेरे शिक्षक के लिए अपमान है कि कभी वो तुम्हारे जैसे इंसान के बराबर थे। लॉन्ग शाओयाओ के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। क्या तीखी ज़बान है तुम्हारी, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारा खेल शुरू होने वाला है। ये कहते हुए उसने धीरे-धीरे अपना वह हाथ उठाया जिसमें डैगर था। उसने डैगर की नोक टंग वुतोंग की ओर कर दी। टंग वुतोंग ने पहले जो चिल्लाया था, उसके बाद वह शांत हो गई। वह बस हो युहा को देखती रही। इस क्षण दोनों के पास कोई विकल्प नहीं था। वह बस ये देखना चाहती थी कि हो युहाओ इस मौत के खेल से कैसे निपटेगा। उसे पता था कि अब वह उनके खेल में केवल एक मोहरा है। वह जो भी कहेगी उसका परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लॉन्ग शाओयाओ का चेहरा बदल गया और उसने पुकारा, 1। हो युहाओ ने तुरंत हरकत की। उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसके हाथ में मौजूद छोटी ब्लेड एक काली चमक में बदल गई और पल भर में उसके पेट में धंस गई। लेकिन हो युहाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे कि डैगर ने उसे छुआ ही न हो। जब वह ठंडी ब्लेड उसके शरीर में घुसी तो उसे बस पेट में ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अजीब शक्ति उसकी जीवन ऊर्जा को तेजी से खींच रही हो। लेकिन दर्द बहुत गहरा नहीं था, बस एक तेज सुन्नपन था, जैसे उसकी नसें खिंच गई हों। फिर भी उसका चेहरा जरा भी नहीं बदला, जैसे वह कोई बहुत साधारण काम कर रहा हो। ओह, मैं भूल गया था, मुझे एक और नियम जोड़ना है। लोंगशाओयाओ अब भी मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। डैगर अब भी हवा में उठा हुआ था। क्या तुम अपना वादा तोड़ रहे हो? हुओयुहाओ ने ठंडी आवाज में पूछा। बिल्कुल नहीं, लोंगशाओयाओ बोला। मैं बस इतना जोड़ना चाहता हूं कि हर बार छुपाने पर 2 छेद होने चाहिए। हुओयुहाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया। तंगुतंग ने छूटने की कोशिश की, लेकिन वह एक अल्टीमेट डोलुओ की पकड़ से कैसे निकल सकती थी? हुओयुहाओ ने लोंगशाओयाओ को घूरकर पूछा, क्या और कुछ जोड़ना है? लोंगशाओयाओ ने सिर हिलाया, बस इतना ही। ठीक है। हुईहाव ने अपने पेट में धंसे डैगर को दबाया। अचानक डैगर और गहराई में चला गया। उसका चेहरा हल्का सा बदल गया। डैगर की नुकीली नोक उसकी पीठ से बाहर निकल आई, लेकिन किसी भी घाव से खून की एक बूंद भी नहीं निकली। अच्छा, लोंग शाओयाओ चिल्लाया, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मू एन के शिष्य हो। तुम वाकई सख्त हो, लेकिन क्या तुम इतना सख्त हो कि आखिर तक टिक सको? हुईहाव ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और डैगर की हिल्ट को मजबूती से पकड़ लिया। 2। लोंगहाओ ने अपने दाएं हाथ से डैगर को पेट से निकाला और तुरंत दूसरी तरफ घोंप दिया। जब डैगर उसकी देह में घुसा, उसने ज्यादा आवाज नहीं की, लेकिन जब उसने डैगर को बाहर खींचा, उसका शरीर जोर से कांप गया। 2 धारदार घावों से गाढ़ा काला खून फूट पड़ा, फिर उसका खून लगातार बहने लगा। युहाओ, तंगतुंग चीखी।
अब उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ धुंधला हो रहा है। लेकिन हुओ युहाओ की छवि उसके मन में गहराई से अंकित हो गई थी। 2 बार। उसने बिना झिझक खुद को 2 बार छेदा। सोचने का समय भी नहीं लिया। 2 बारों का मतलब था अब उसके शरीर पर 4 घाव थे। लॉन्ग शाओयाओ हंसा, कैसा लग रहा है? लाइट जीवन देती है, लेकिन डार्कनेस जीवन को निगल जाती है। क्या अच्छा नहीं लगता जब तुम्हें अपने शरीर से जीवन की ऊर्जा निकलती महसूस होती है? चिंता मत करो, मेरे डैगर का डार्कनेस एलिमेंट अभी बहुत मजबूत नहीं है। तुम्हारी शक्ति और स्पिरिचुअल पावर के हिसाब से तुम और कुछ वार झेल सकते हो, अगर तुम इतने मजबूत हो। बिल्कुल, वह भी तुम्हारी मदद कर सकती है। युहाओ, अगला वार मुझे दे दो। टंगुतोंग अचानक चिल्लाई। आंसू उसके गालों से बहे जा रहे थे और बुदबुदाया, वुटोंग, मुझसे एक बात कहनी है, क्या मैं कह सकता हूँ? 3। लोंग शाओयाओ ने बीच में टोका। काली चमक चमकी और खून फूट पड़ा। यह तीसरा वार था, अब 6 घाव हो चुके थे। नहीं, टंगुतोंग चीख उठी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उसका दिल टूट रहा था, इतना दर्द कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। वुटोंग, जब मैं पहली बार श्रेक एकेडमी में आया था, मैं केवल 11 साल का था। तब मैं नफरत से भरा एक बच्चा था। मुझे कुछ नहीं पता था। एल्डेस्ट सीनियर और टीचर शाओया के मार्गदर्शन में मुझे श्रेक एकेडमी में दाखिला मिला। उस दिन से श्रेक मेरी परिवार बन गई। शुरुआत में जीवन बहुत कठिन था। मैं हर दिन अभ्यास करता था। मुझे पता था कि मैं दूसरों से कम प्रतिभाशाली हूँ, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मेरे पास एक रूममेट था जो साफ-सफाई का दीवाना था, लेकिन बहुत आलसी भी था। वह कभी कमरा साफ नहीं करता था। कमरा मैं ही साफ करता था। वह बहुत गिफ्टेड था, हमारी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठों में से एक। साथ ही वह बहुत हैंडसम था और उसकी एबिलिटीज़ भी शानदार थीं। जब वह अकादमी में आया तो सबकी नज़रें उसी पर थीं। उसका नाम था वांग डोंग। हुओ युहाओ की बातें सुनकर तंगुतोंग कुछ पल के लिए खो सी गई। उसकी आंखों में धुंधलापन छा गया। 4 नहीं, वह तुरंत अपने ट्रांस से बाहर आ गई। काली रोशनी फिर चमकी। चौथा वार हुआ। अब 8 घाव हो चुके थे। तीसरा वार उसके पेट के बीच में था। चौथा वार उसकी आंतों के बाईं ओर। अब हुहाओ की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई थी। उसकी शर्ट खून से काली हो चुकी थी, लेकिन उसकी निगाह अब भी तांग वुतोंग पर टिकी हुई थी। वह वांग डोंग नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था। हो युहाओ को अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे एक तरह की शांति महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि अगर वह मर भी जाए, तो भी वह अपनी प्रिय लड़की को जीवित देख सकेगा। यह सोचकर उसे कोई दुख नहीं था। जब वांग डोंग और मैं मिले थे, तो शुरुआत में हमारे बीच कुछ टकराव था, लेकिन फिर हम दोस्त बन गए। मैं हमेशा उसकी बराबरी करने की कोशिश करता था। एक दिन हमने पाया कि हमारे मार्शल सोल्स आपस में बेहद कंपैटिबल हैं। हमने बाहर जाकर इसका परीक्षण किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे मार्शल सोल्स एक साथ फ्यूज हो जाएंगे और हम एक फ्यूजन स्किल का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन तब हम बहुत कमज़ोर थे। एक फ्यूजन स्किल इस्तेमाल करते ही हमारी सारी सोल पावर खत्म हो जाती थी। जब हम थकान से बेहोश हो जाते, तो अगले दिन अकादमी में देर से पहुंचते और साथ में सज़ा पाते। ये कहते हुए पो युहाओ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसके अतीत के सारथी उसकी आंखों में घूमने लगे। फिर हमें हमारे शानदार प्रदर्शन की वजह से कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर एकेडमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट में चुना। हम रिजर्व सदस्य थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे कुछ सीनियर्स इविल सोल मास्टर्स के हमले में घायल हो जाएंगे और हमें उनकी जगह मुख्य टीम में रखा जाएगा। वह समय बहुत कठिन था, लेकिन हम महत्वाकांक्षी थे। हमने मेहनत की और अपनी पूरी शक्ति से विरोधियों का सामना किया। हमने चमत्कार पर चमत्कार किया और असंभव को संभव बनाया। आखिरकार हमने श्रेक की प्रतिष्ठा की रक्षा की। हमने टूर्नामेंट जीत लिया। हमें श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की उपाधि मिली। वह मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक था। 5 काली चमक फिर फूटी। डैगर फिर घोंपा गया। ये उसकी आंतों के दूसरी ओर था। अब 10 घाव हो चुके थे। इस बार टांगू टोंग ने कोई आवाज नहीं निकाली। वह पूरी तरह हो युहाओ की कहानी में खो गई थी और ये भी भूल गई थी कि वे किस स्थिति में थे। उसके बाद हम फिर साथ आए और कई अनुभव साझा किए। एक दिन अकादमी ने इनर कोर्टयार्ड के छात्रों के लिए एक मैच मेकिंग सेशन आयोजित किया। उसमें केवल इनर कोर्टयार्ड के छात्र भाग ले सकते थे, ताकि लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आमतौर पर सभी साधना में व्यस्त रहते थे और बहुत शर्मीले थे। सी गॉड्स ब्लाइंड डेट हमारे लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने का सबसे अच्छा अवसर था। मैं भी दोस्तों के कहने पर उसमें शामिल हुआ। कौन जानता था कि उस ब्लाइंड डेट में मेरी उससे मुलाकात होगी। उसके लंबे हल्के गुलाबी नीले बाल थे और वो बेहद खूबसूरत थी। वो बिल्कुल वांगडोंग जैसी दिखती थी। मैंने सोचा कि वो वांगडोंग की बहन होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वांगडोंग असल में वांगडोंगर थी। वो हमेशा मेरे साथ रही, पर मैं मूर्ख था जो ये नहीं जान सका।
उसने मुझे मूर्ख कहा था। क्या वो गलत थी? लेकिन मैं ज़िंदगी भर उसका मूर्ख बनने को तैयार हूँ। स्वाभाविक था कि हम साथ आ गए। मैं उसे सच में बहुत चाहता था। अतीत के सारे पल मेरी आँखों के सामने घूमने लगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी देवी के साथ रहूँगा। हाँ, वो मेरी देवी थी। वुथोंग, तुम पहली नहीं हो जो उसके जैसी दिखती हो। एक और लड़की थी जो उससे उससे हूबहू मिलती-जुलती थी। उसका नाम था वांग चुर। मैं उससे ब्लाइंड डेट से पहले और बाद में मिला था। तब मुझे लगा था कि दोनों एक ही हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो अलग हैं। मैं डोंगर को चाहता था, लेकिन चुर धीरे-धीरे मेरे जीवन में कदम रखती गई। उसने मेरी मदद की, मुझे कई बार बचाया भी, और अजीब बात ये थी कि वो भी मेरे साथ फ्यूजन स्किल बना सकती थी। लेकिन मेरे दिल में हमेशा सिर्फ डोंगर थी। छः! लोंग शाओ की आवाज़ थोड़ी नरम हुई, लेकिन वह फिर भी चिल्लाया। हुओ युहाओ ने अपना हाथ उठाया और खुद को छुरा मारा। काला प्रकाश एक बार फिर चमका। ये छठा वार था और अब उसके शरीर पर 12 घाव हो चुके थे। जब ये वार हुआ, उसका शरीर कांप गया। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ाया। जमीन पर काले खून की परत बिछ चुकी थी। उसका चेहरा पीले सफेद से सुनहरे धूसर में बदल गया था। उसका पूरा ऑरा ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां हो भी और नन भी हो। यहाँ तक कि उसकी पुतलियां भी धूसर होने लगीं। बस करो, कि मैं तुमसे विनती करती हूँ। कृपया रुक जाओ। आखिरी 3 बार मुझे करने दो, ठीक है? टंगुतोंग अब बेकाबू होकर रो रही थी। होयुहाव ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं एक आदमी हूँ। भले ही तुम उसकी तरह नहीं दिखती, मैं फिर भी तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। मैं अपने साथी और अपने दोस्त की रक्षा करूंगा। हम दोस्त हैं, है ना? पहले मेरी कहानी सुन लो। मैं हमेशा बहुत उलझा हुआ था। मुझे यकीन था कि मुझे डोंगर पसंद है, लेकिन मैं चुअर को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। चुअर को न जाने कब से मुझसे लगाव हो गया था। मैं उनके बीच फंस गया था और समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। नतीजा यह हुआ कि तरह तरह की समस्याएं बढ़ती गई। एक बार हम यिन यांग लव क्वेरिंग वैली नाम की जगह में गए। वहां हमने कई परीक्षाएं झेली। अंत में डोंगर ने आत्महत्या करके मुझे बचाया। फिर चूर ने हार मान ली, लेकिन डोंगर उस कोमा से नहीं जाग पाई जो आत्महत्या के दौरान उसे हुआ था। मैंने खुद उसे उसके घर पहुंचाया, लेकिन वह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। जब मैं फिर लौटा तो वह जा चुकी थी। उसके परिवार ने बताया कि वह कोमा से जाग चुकी है। दोलुओ कॉन्टिनेंट इतना विशाल है। मैं उसे कैसे ढूंढता? उस घटना से पहले ही चूअर एक मिशन पर मुझे बचाते हुए मर चुकी थी। मैंने खुद से पूछा, क्या मेरे दिल में चूअर के लिए कुछ नहीं है? नहीं, उसने मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। लेकिन मैं अपने दिल को 2 हिस्सों में नहीं बाँट सकता। वह पहले ही डोंगर को दे चुका हूँ। यही कारण है कि चूअर वह व्यक्ति है जिसे मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ठुकराया है। 7। उसने फिर से अपना हाथ उठाया और खंजर घोंपा। इस बार काले प्रकाश की गति धीमी थी। ये हुओ युहाओ के संकल्प की कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसका शरीर अब अत्यंत कमजोर हो चुका था। ये वार पिछले वाले से जुड़ा हुआ था। दोनों उसके आंतों के किनारों के पास थे। यह वार करते ही वह गिर पड़ा। वह अपने ही खून के तालाब में बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था और उसे खुद को संभालने के लिए दूसरा हाथ जमीन पर टिकाना पड़ा। क्या तुम्हें याद है, वूथोंग, उस दिन मैंने तुम्हें अपनी सोल पावर डालने की कोशिश की थी। वास्तव में मैंने तुम्हें उसी के रूप में देखा, बस यादों के बिना। मैं सच में चाहता था कि हमारे मार्शल सोल्स फ्यूज हो ताकि यह साबित हो सके कि तुम वही हो। लेकिन मैं असफल रहा। हमारी सोल पावर फ्यूज नहीं हो सकी। लगता है हमारे मार्शल सोल्स अनुकूल नहीं है। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम वह नहीं हो। तुम तांगू डोंगर है। जितनी बड़ी आशा थी, उतना ही बड़ा निराशा का दर्द। उस पल मैं भीतर से टूट गया। मैंने बहुत यातना महसूस की। काश तुम वही होती, तो मेरे जीवन में फिर से रोशनी आ जाती। अब तक हो युहाओ की आंखें पूरी तरह धूसर हो चुकी थीं। उसकी पुतलियां फैल चुकी थीं। अब वह थांगुतोंग को साफ नहीं देख पा रहा था। उसके सामने सिर्फ एक धुंधली गुलाबी नीली आकृति थी। मेरे जीवन में 2 इच्छाएं थीं। पहली, अपनी माँ का बदला लेना। लेकिन समय के साथ वह भावना धीरे-धीरे मिट गई, क्योंकि मैंने महसूस किया कि मेरा घृणा करना कम हो रहा है। मेरी माँ नहीं चाहेंगी कि मैं बदला लूँ, और वैसे भी मैं कर भी नहीं सकता। दूसरी इच्छा थी डोंगर के साथ रहना, उसके साथ जीवन बिताना, उससे शादी करना और कुछ बच्चे पैदा करना, अपने बच्चों के साथ हर दिन रहना, बस यही चाहता था। ये कहते हुए हुयुहाव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद और वंग डोंगर को साथ देख रहा हो और उनके बच्चे पास में खेल रहे हों। तंगुतोंग उसे देखती रह गई, मानो वह उसकी दर्द भरी कहानी में पूरी तरह डूब चुकी हो। 8।
लोंग शाओयाओ की आवाज़ अचानक ठंडी और कठोर हो गई। हुयुहाओ ने फिर से काला खंजर निकाला, लेकिन इस बार उसमें ताकत नहीं बची थी। उसने अपने दाहिने सीने पर वार किया, पर खंजर पसलियों से टकरा गया। उसे 2 बार जोर लगाना पड़ा, तब जाकर वह आर-पार हुआ। अब थांग वूटोंग की आंखें शून्य हो चुकी थीं। उसने अब उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। हुयुहाओ की आवाज़ अब बहुत कमज़ोर थी, काँपती और टूटी हुई। वूटोंग, अगर भविष्य में तुम्हें कोई ऐसा दिखे जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता हो, तो वह शायद मेरी डोंगर होगी। कृपया उसका ख्याल रखना, लेकिन उसे हमारे बारे में मत बताना। दरअसल, अगर वह मुझे भूल जाए तो अच्छा है। मैं उसके लिए बोझ हूँ। शायद वह मेरे बिना ज़्यादा खुश रहेगी। मैं तभी खुश रहूँगा जब वह खुश होगी। एल्डर लॉन्ग, मुझे उम्मीद है आप अपना वादा निभाएंगे। उसे तकलीफ मत दीजिएगा। उसे जाने दीजिए। 9। पोयुहाओ ने आखिरी संख्या खुद पुकार दी। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उसके शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकली। उसने काला खंजर निकाला और अपने दिल में घोंप दिया। उसे डोंगर के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। क्या ये एक तरह की मुक्ति नहीं थी? अब वह बस आज़ाद होना चाहता था। अब कोई उसे रोक नहीं सकता था, यहाँ तक कि डीटियान भी नहीं, क्योंकि अब उसके दिल में कोई डर नहीं बचा था। यह सब उसने अपनी इच्छा से किया था। वह अब जीना नहीं चाहता था। वह बहुत थक चुका था। उसके चेहरे पर अब एक कड़वी मुस्कान थी। माफ़ करना, मेरे साथियों, मैं सिर्फ़ इसी तरह अपनी ज़िम्मेदारी से भाग सकता हूँ। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मेरे लिए मौत घर लौटने जैसी है। डोंगर मुझे भूल चुकी है, चूर मेरे कारण मर चुकी है, और अब मुझे बदला नहीं चाहिए। स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस और स्टार एनीस के पास मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस की उत्पत्ति है। वे किसी और की मदद कर सकती है कि वह आगे बढ़े और देवता बने। सब कुछ अब परिपूर्ण लगता है। मैं आखिरकार इस दुनिया को छोड़ सकता हूँ। मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहता हूँ। अपनी अंतिम चेतना की स्पष्टता में हुओयुहाओ का आखिरी वार पहले आठों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह खंजर उसके दिल में घुसते ही उसकी मौत निश्चित थी। टैंगवूतोंग पूरी तरह टूट गई जब उसने उसे फिर से खुद को वार करते देखा। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। स्क्वेल्प! तेज खंजर उसके शरीर में धंस गया और आर पार निकल गया। अब उसके शरीर पर 18 घाव हो चुके थे। हुईहाव की चेतना धुंधली हो गई। वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका और पीछे की ओर गिर पड़ा। लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, मुक्ति और शांति की मुस्कान। अब इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था जिसे पाने की इच्छा हो, मानो उसका समय पूरा हो गया था। लोंग शाओ ने बेहोश टांगू को जमीन पर रखा। उसके ठंडे और वृद्ध चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। कितना जोशीला युवक है। उसने हल्की सांस ली और आगे बढ़कर हुईहाव के पास पहुंचा। धीरे से झुककर उसके सीने में से काले खंजर को निकाला। हुईहाव वहीं निश्चल पड़ा रहा। उसका जीवन बल मानो पूरी तरह गायब हो गया था। लोंग शाओयाओ की आंखें अचानक चमक उठीं। उनके आसपास फिर से अंधकार और सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि हुओयुहाओ के शरीर का खून भी बहना बंद हो गया। इस मौन और अंधेरी दुनिया में अब केवल वही हिल रहा था। उसने धीरे-धीरे अपना दायां हाथ उठाया और हुओयुहाओ के सीने पर रखा। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि हुओयुहाओ के 18 घावों से काली धाराएं फीकी पड़ रही थीं। कुछ ही सेकंड में घावों में लाल रंग वापस आ गया। लोंग शाओयाओ के हाथों में रोशनी चमकी और उसकी हथेली में एक सफेद मोती प्रकट हुआ। उसने दूसरा हाथ हो युहाओ के सीने पर रखा, जैसे वह कुछ महसूस कर रहा हो। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर संतोष का भाव उभरा। फिर उसने वह मोती युहाओ के मुंह में रख दिया। यह सब पूरा करने के बाद वह झुका और हुयुहाओ को उठाकर एक साफ जगह पर ले गया। उसने उसका खून से सना हुआ कपड़ा उतारने में उसकी मदद की। होयुहाव का खून बहना बंद हो गया था, क्योंकि साइलेंट और डार्क डोमेन के कोएगुलेशन इफेक्ट ने उसे रोक दिया था। लेकिन जब उसका शरीर पूरी तरह से नग्न हो गया तो उसकी चोटें ड्रैगन एम्परर डोलुओ के सामने उजागर थीं। लोंग शाओयाओ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अगर ये ड्रैगन पिल तुम्हारे शरीर में रेजिस्टेंस रहते काम नहीं करता, और अगर इसे तुम्हारी सबसे कमजोर अवस्था में ही नहीं डालना होता, तो मैं तुम्हें इतना दर्द क्यों सहने देता। सच कहूं तो तुम्हें देखकर मैं भावुक हो गया था और लगभग ये काम नहीं कर पाया। लेकिन मू एन ने मुझे ये करने को कहा। सच यह है कि अगर तुम्हारी शक्ति इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही होती, तो तुम्हें ये ड्रैगन पिल की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब समय आ गया है। मैं शीश को नहीं रोक सकता। इसलिए अब ये जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी कि तुम होली गोस्ट चर्च का मुकाबला करो। नौजवान, अपनी पूरी ताकत लगा देना। इतना कहकर लोंग शाओयाओ ने अपने हाथों से हुओ युहाओ के शरीर को पलट पलट कर उसकी चोटों को बंद किया। थोड़ी देर में उसकी सारी चोटें सिल दी गई, लेकिन खून की इतनी हानि के कारण वह अभी भी बहुत फीका पड़ चुका था।
उसी वक्त उसके मुंह में रखे ड्रैगन पिल से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये सुनहरी आभा धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। लॉन्ग शाओयाओ ने टांग वुतोंग को भी उठाया और हुओ युहाओ के पास लिटा दिया। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। कितना भावनात्मक दृश्य है। अगर ऐसी लड़की इस लड़के से प्यार न करे तो ये अजीब ही होगा। कितना मूर्ख है ये युवक। इस दुनिया में दो इंसान इतने एक जैसे कैसे हो सकते हैं जब तक कि वे जुड़वा न हो। क्या इस दुनिया में दूसरा थ्री आइड गोल्डन लायन हो सकता है? अगर हो युहाओ होश में होता तो लोंग शाओयाओ की बात सुनकर हैरान रह जाता। स्पष्ट था कि ड्रैगन एम्परर डोलुओ उसकी हर बात जानता था। सनमून एम्पायर, रेडियंट सिटी, इंपीरियल पैलेस। सू तियानरान शांति से एक शानदार कुर्सी पर बैठा था जो तरह तरह के कीमती रत्नों और धातुओं से सजी थी। उसके सामने जूजी एक घुटने पर झुकी हुई थी, सिर झुकाए। उसके चेहरे की सफेदी उसकी थकान और कमजोरी दिखा रही थी। सुचियानरन ने हाथ उठाया, उठो, ये पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं है। जुजी ने सिर झुकाए ही कहा, योर मैजेस्टी, यह मेरी गलती है। अगर मैं और सतर्क होती तो हमें इतनी बड़ी हानि नहीं होती। हमने सैनिक और संसाधन दोनों खो दिए। कृपया मुझे दंड दीजिए, योर मैजेस्टी। सुचियानरन उठा और उसके पास जाकर उसे उठाया। उसने उसके उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, यह घटना बहुत अचानक हुई। कौन सोच सकता था कि एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स अचानक इतने हिंसक हो जाएंगे? तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 2 सैवेज बीस्ट्स ने हमला किया, जो शायद एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 हेवनली किंग्स में से थे। वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत कठोर है। हमने रणनीति में ये बात नज़रअंदाज कर दी। जूजी ने सिर झुकाए ही कहा, मैं दोषी हूँ। शूतियानरान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर किनारे की ओर गया, फिर बैठ गया। क्या दोष? पिछले 1 साल से तुम मेरे और एम्पायर के लिए पूरी तरह समर्पित रही हो। तुम पतली हो गई हो, लेकिन मजबूत भी। तुमने सेना में अद्भुत योगदान दिया है। तुम्हें फीमेल वॉरियर कहा जाता है। एक गलती के लिए इतना पछताना जरूरी नहीं। कोई भी हमेशा विजयी नहीं रहता। जब हम पूरी हेवनली सोल और डोलिंग एम्पायर्स पर कब्जा कर लेंगे, तब तुम्हें एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स पर हमला करने की पूरी कमान दूंगा। सारे दुर्लभ धातु फिर हमारे होंगे। डोलिंग एम्पायर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अब चिंता मत करो। जूजी ने सिर उठाया, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। योर मैजेस्टी, धन्यवाद कि आपने मुझे क्षमा किया। सुचेनरान मुस्कुराया, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, फ्रंट लाइन पर स्थिति अब स्थिर है। हमने हेवनली सोल एम्पायर का अधिकांश हिस्सा कब्जा लिया है, लेकिन स्टारलू एम्पायर के कारण हमारी सेना पर थोड़ा दबाव है। युद्ध के शुरुआती चरण में हमारे संसाधन बहुत खर्च हुए और हम पर्याप्त सहायता नहीं भेज पाए। अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हमने मोर्चे को बहुत बढ़ा दिया तो बाकी 3 साम्राज्य इसका फायदा उठा सकते हैं। जूजी का आत्मविश्वास लौट आया। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं, योर मैजेस्टी। हमें फ्रंट लाइन को और स्थिर करना होगा। स्टारलू एम्पायर की शानी खत्म करनी होगी तो हमारी स्थिति और मजबूत हो। मैं सुझाव देती हूँ कि डेथ गॉड डोलुओ को मिंगडो माउंटेन रेंज पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार किया जाए। इससे हम स्टारलू एम्पायर को सीधे धमका सकेंगे। जब तक हम मिंगडो माउंटेन रेंज की रक्षा मजबूत नहीं करेंगे, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। स्टेनर मुस्कुराया। मेरी जी अब एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट बन चुकी है। सेना के सारे वरिष्ठ अधिकारी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुम योजनाएं बनाओ, मैं उन्हें मिशन बैठकों में घोषित करूंगा। जूजी ने तुरंत कहा, योर मैजेस्टी, मुझे अनुमति दें कि मैं कल ही फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन का नेतृत्व करूं और स्टारलू एम्पायर के सोल मास्टर्स को नष्ट कर दूं। मैं जल्द से जल्द डेथ गॉड डोलुओ के लिए रास्ता साफ कर दूंगी। शितियानरान खड़ा हुआ। अब उसकी प्रोस्थेटिक लेग्स इतनी उन्नत थीं कि वह चल सकता था। उसने सिर हिलाया। जूजी, ये जरूरी है, लेकिन जल्दी पूरा नहीं होगा। इसे किसी और को सौंप दो। मैंने होली गोस्ट चर्च के जोंगलीवू से मदद मांगी है। डेथ गॉड डोलू सीमा पर है और स्टारलू एम्पायर सिर्फ झंझट पैदा कर रहा है। चिंता मत करो, वे कुछ नहीं कर पाएंगे। जूजी ने पूछा, योर मैजेस्टी, क्या कोई और काम है मेरे लिए? सुतियनरन ने सिर हिलाया, हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सिर्फ तुम ही कर सकती हो। जी तुरंत उठी और घुटनों पर बैठी। योर मैजेस्टी, कृपया आदेश दें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुचैनन ने नाराजगी से कहा और उसे उठाया। मूर्ख लड़की, मैंने कितनी बार कहा है, हम अब विवाहित हैं। मेरे सामने इतनी औपचारिकता क्यों? जूजी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मेरे लिए आप हमेशा मेरे मास्टर रहेंगे। मैं आपकी दासी हूँ। मेरी जिंदगी आपकी है। अगर आपको मेरी जान भी चाहिए तो मैं बिना झिझक दे दूंगी। सुचैन ने उसे बाहों में लिया। मैंने कहा था नन, तुम मेरी पत्नी हो, दासी नहीं। अब भी और आगे भी यही रहेगा। भविष्य में तुम ही जनता की नेता बनोगी।
जूजी ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। चेहरे पर मुस्कान थी, पर मन में वह सोच रही थी, योर मैजेस्टी, क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं आपको नहीं समझती? अगर मैं आपके सामने इतनी वफादार ना दिखूं, तो आपका शक जाग जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मुझे यह अभिनय करना पड़ता है ताकि आपका भरोसा बना रहे। जूजी ने धीरे से पूछा, योर मैजेस्टी, आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? शुतियानन गंभीर हुआ। जब तुम मिशन पर थीं, तब अधिकारियों ने एक पिटीशन भेजी थी। जूजी ने पूछा, कौन है जिसने आपको परेशानी दी? बताइए। मैं जाकर उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। सुचियानरन ने सिर हिलाया। अगर कोई और बात होती तो कौन मेरी हिम्मत करता, लेकिन ये मामला ऐसा है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। वे चाहते हैं कि मैं अपने शासन के शिखर पर रहते हुए क्राउन प्रिंस उत्पन्न करूं। क्राउन प्रिंस शब्द सुनते ही जूजी कांप गई। उसने अनायास ही सिर उठाकर सुथियानरान की ओर देखा। सुथियानरान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम ही जानती हो मेरा राज। मैं क्राउन प्रिंस कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ? जब से मैंने सिंहासन संभाला है, तुम ही मेरी एकमात्र एम्प्रेस रही हो, कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं। सबको लगता है मैं वफादार हूँ, पर सच्चाई तुम जानती हो। जिस जानती थी, सुचैनरन बाँझ था, अपने पुराने घाव की वजह से। सुचैनर ने कहा, अब मुझे एक बच्चा चाहिए, एक बेटा, ताकि सभी की जुबान बंद हो जाए। अगर बेटा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा होना चाहिए। इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए महल में रहना होगा। सेना की कमान तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन तुम खुद युद्ध पर नहीं जाओगी। पहले मेरे लिए एक बच्चा जनो। जी हैरान रह गई। क्या आप गोद लेना चाहते हैं? श्रुतियाना ने सिर हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, नहीं। वे बूढ़े मंत्री मेरी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। अडॉप्शन असंभव है। वे मेडिकल रिकॉर्ड्स भी देखेंगे। हमें यह सचमुच करना होगा। याद है, मैंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं किसी रिश्तेदार की मदद से तुम्हारे लिए एक सीडलिंग ढूंढूंगा। वही बच्चा मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।